आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं आर्यन सम्राट। अवैध प्रवासियों के मुद्दे पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा है कि इस देश में जितनी समस्या आज दिख रही है, जिस पर देश चिंतित है, देश की पूरी एनर्जी उस पर लग रही है और विपक्ष उन चीजों को हवा दे रहा है। इसके मूल में नेहरू गांधी परिवार या कांग्रेस पार्टी है। उसके आधार पर मैंने एक सीरीज चालू किया है, कांग्रेस का काला अध्याय। 17 मार्च से वो चालू हुआ है। अभी जो सबसे बड़ी समस्या है वो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं। लगभग 5 से 8 करोड़ लोग बांग्लादेश से आए हैं। हमारे यहाँ आदिवासी जनसंख्या 1951 की जनगणना से हिसाब से 52% था। आज संथाल परगना में वो 24% से 25% है। मुसलमान की आबादी जो 9% थी वो 25 से 25% से 26% है। उन्होंने इसका भी जिक्र किया कि 19 मार्च 1972 को इंदिरा गांधी और शेख मुजीबुर रहमान के बीच एक समझौता हुआ और उसमें एक गुप्त समझौता हुआ जिसने बांग्लादेश के नागरिकों को यहां आने के लिए फ्री हैंड दिया। कांग्रेस को लगा कि मुसलमान यदि आएंगे तो हमारा वोट बैंक होगा। मेरा पढ़ने के बाद, किताबों को पढ़ने के बाद या देश की राजनीति को देखने के बाद मैं व्यक्तिगत तौर पर इन चीजों से कन्विंस हूं कि इस देश की जितनी समस्याएं आज दिखाई दे रही हैं, जिसके ऊपर की देश चिंतित है, देश की पूरी एनर्जी उसके ऊपर लग रही है और विपक्ष उन चीजों को हवा दे रहा है, इसके मूल में नेहरू गांधी परिवार या कांग्रेस पार्टी है। और उसके आधार पर मैंने एक सीरीज चालू किया, कांग्रेस का काला अध्याय। 17 तारीख से वो चालू हुआ है, 17 तारीख, 18 तारीख और आज 19 तारीख। अभी जो सबसे बड़ी समस्या है, जिस समस्या के कारण हम बिहार के लोग, झारखंड के लोग, बंगाल के लोग, असम के लोग, त्रिपुरा के लोग, इवन मुंबई, दिल्ली, गुजरात के लोग परेशान है, वो बांग्लादेशी घुसपैठिया है। लगभग 5 से 8 करोड़, हो सकता है 10 करोड़ भी हो, 10 करोड़ लोग बांग्लादेश से आ गए। हमारे यहाँ आदिवासी पॉपुलेशन जो 1951 की जनगणना के हिसाब से 45% हुआ करता था, आज संथाल पुना में वो 24-25% है और मुसलमान की आबादी जो 9% थी वो 25-26% है। कोई रोजगार के साधन नहीं है। तो उसी के तह पे मैं गया कि आज 19 मार्च 1972 को इंदिरा गांधी जी और शेख मुजीबुर रहमान के बीच में एक समझौता हुआ और उसमें एक गुप्त समझौता भी हुआ, जिसने कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को, बांग्लादेश के नागरिकों को यहां आने के लिए फ्री हैंड दिया कांग्रेस ने। और कांग्रेस को लगा कि मुसलमान यदि आएंगे तो हमारा वोट बैंक होगा। और जब मैंने वोट डाला तो कई एक लोगों ने उसके ऊपर रिएक्शन किया कि ये गलत है, एक जनरल नॉर्मल जो है एग्रीमेंट है। तो मैंने आज दूसरा ट्वीट किया, जानबूझकर ट्वीट किया। ये 28 मार्च 1972 को ये एग्रीमेंट हुआ, हमारे यहां इंदिरा जी ने करवाया। ये ललित नारायण मिश्रा फॉरेन ट्रेड के मंत्री थे और वहां से MR सिद्दीकी जो मिनिस्टर ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स थी। और उसका जो सबसे अलार्मिंग पार्ट है, वो अलार्मिंग पार्ट ये है कि ये कह रहे हैं कि रोजमर्रा की चीजों के लिए, मतलब रोज जाना आना आप कर सकते हैं, वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के लोग जो 16 किलोमीटर बॉर्डर एरिया। अब यह बताइए कि बांग्लादेश के जो लोग आएंगे, ये कौन तय करेगा कि 16 किलोमीटर में रह रहा है? कोई आधार कार्ड तो था नहीं, कोई राशन कार्ड तो था नहीं। तो जितने बांग्लादेशी हैं उनको फ्री हैंड। और आज पूरा देश, पूरी डेमोग्राफी, मालदा की, मुर्शिदाबाद की, कलियाचक की, किशनगंज की, अररिया की, साहबगंज की, पाकुड़ की, आसाम का आपको पता है कितना बड़ा एजिटेशन हुआ। असम गण परिषद ने इतना बड़ा एजिटेशन किया और असम स्टूडेंट्स यूनियन ने इतना बड़ा एजिटेशन किया। उसका कट ऑफ मार्क जो है 1972 राजीव गांधी ने रख दिया। आज पूरा देश जो बांग्लादेशी घुसपैठिया, जिसके लिए कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने और माननीय गृह मंत्री जी ने एक कसम खा रखी है कि हर हालत में बांग्लादेशी घुसपैठियों को हटाएंगे, उसके पीछे कांग्रेस की वोट बैंक की पॉलिटिक्स थी। और उसने जो 1972 में समझौता किया, ये इससे ज्यादा घटिया, अकल्पनीय, अविश्वसनीय और देश को दगा देने वाला कोई समझौता नहीं हो सकता। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि मैं पार्टी का एक फौजी हूं और पार्टी मुझे जहां से चुनाव लड़ने के लिए कहेगी मैं वहीं से लड़ूंगा। हमारी पार्टी में सभी को सलाह दी जा रही है, सब लोग मिलकर चुनाव लड़ें।
देखिए, मैं पार्टी के एक फौज हूँ। अगर पार्टी मुझे आदेश करेगी तो जहाँ से कहे वहाँ से मुझे चुनाव में उतरना पड़ेगा। मैं यही समझते हैं। हमारे पार्टी में सारे सीनियर लीडर्स को ये सलाह दिए जा रहे हैं, हिदायत दिए जा रहे हैं कि आप लोग सब मिलकर कहीं ना कहीं चुनाव से लड़े और चुनाव में शिरकत करें प्रत्याशी होकर। तो इसलिए हमें भी कोई निर्णय लेना पड़ेगा। देखिए, मैं पार्टी के एक फौज हूँ। अगर पार्टी मुझे आदेश करेगी तो जहाँ से कहे वहाँ से मुझे चुनाव में उतरना पड़ेगा। मैं यही समझते हैं। हमारे पार्टी में सारे सीनियर लीडर्स को ये सलाह दिए जा रहे हैं, हिदायत दिए जा रहे हैं कि आप लोग सब मिलकर कहीं ना कहीं चुनाव से लड़े और चुनाव में शिरकत करें प्रत्याशी होकर। तो इसलिए हमें भी कोई निर्णय लेना पड़ेगा। नेशनल डिफेंस इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव में बोलते हुए केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आज 100 से ज्यादा चैलेंज के साथ डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज DISC 14वां का एडिशन भी लॉन्च किया गया है। डिस्क की अब तक की सफलता को देखते हुए उन्होंने कहा है कि हमारे DPSUs डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स द्वारा पहली बार 100 से ज़्यादा चैलेंज दिए जा रहे हैं। मैं डिस्क के नए एडिशन के लिए सभी इनोवेटर्स को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आज 100 से अधिक चैलेंजेस के साथ डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज का 14th एडिशन भी जारी किया गया है। डिस्क की अब तक की सक्सेस को देखते हुए 100 से अधिक चैलेंजेस पहली बार हमारी DPSU द्वारा दिए जा रहे हैं। मैं सभी इनोवेटर्स को डिस्क के नए एडिशन के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, इस कॉन्क्लेव का जो मुख्य लक्ष्य है वह यही है कि हम इस दिशा में सोचें कि कैसे हमारे MSMEs को डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू चेन के साथ और अधिक जोड़ा जा सके, क्योंकि जब छोटे उद्योग बड़े डिफेंस प्रोग्राम्स का हिस्सा बनेंगे तो हम इनोवेशन की गति को और तेज कर पाएंगे। दिसपुर से बीजेपी उम्मीदवार प्रद्युत बारदोलोई ने कहा कि मैं शुक्रगुजार हूं कि जब मैंने बीजेपी ज्वाइन करने का फैसला किया तो मैंने बीजेपी से कुछ नहीं मांगा। मुझे काम करने और ज्यादा सार्थक रोल निभाने के लिए एक मंच चाहिए था। No, I'm grateful. I see. I didn't ask anything from BJP. I mean, when I decided to join BJP, because I needed a platform to be able to work and play a more meaningful role. Because I have had long association in the public life. So I had been an MLA 4 times and a minister in 15 years, and present Chief Minister of Assam. We were colleagues and we worked wonders because it was a very good jugalbandi in the matter of development and bringing the state out of the grip of insurgency and then all the conflict. So we worked, I think, very effectively. So now if I get any opportunity to work with him, I'll be very happy, and because we can play a very meaningful role. So you think these people will give you love? And I don't know, because people have to have faith in me, and it's up to them. But I'll be, with a lot of humility, I will go to the people of Dispur as a BJP candidate. चलिए आगे बढ़ेंगे। भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ की झारखंड इकाई झारखंड जर्नलिस्ट एसोसिएशन JJA के बैनर तले राज्य भर से पहुंचे पत्रकारों ने पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार झारखंड विधानसभा के समक्ष कल की बात कर रहे हैं, जहां एक दिवसीय धरना प्रदर्शन उन्होंने दिया है। धरना प्रदर्शन के दौरान पत्रकारों ने सरकार से लंबित मांगों की 31 मार्च से पूर्व लागू करने की मांग करते हुए चेतावनी दी कि यदि निर्धारित समय सीमा तक निर्णय नहीं लिया गया तो संगठन झारखंड उच्च न्यायालय में जनहित याचिका PIL दायर करेगा। धरना में शामिल पत्रकारों ने सरकार पर आरोप लगाया कि लंबे समय से पत्रकारों से जुड़े मुद्दों को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है। विभिन्न जिलों से पहुंचे पत्रकारों में इस बात को लेकर नाराजगी देखी गई कि कई बार आश्वासन मिलने के बावजूद अब तक पेंशन, स्वास्थ्य बीमा और सुरक्षा से जुड़ी योजनाएं लागू नहीं की गई। से पहले बता दें कि हम लोग मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव को कई बार हम लोगों ने मांग पत्र दिया है, मुलाकात की है और डिमांड रखा है। पिछली सरकार में, झारखंड में थी, रघुवर दास की सरकार में पेंशन योजना यहाँ लागू है।
उस पेंशन का भुगतान नहीं किया जा रहा। स्वास्थ्य बीमा इन्होंने मुख्यमंत्री महोदय ने बजट में दिया है कि हम झारखंड के पत्रकारों को का स्वास्थ्य बीमा कर रहे हैं, और ये राज्यपाल के अभिभाषण में राज्यपाल से पढ़वाया गया कि झारखंड के सभी पत्रकारों का स्वास्थ्य बीमा हो रहा है। मतलब कहा जाए तो कहीं ना कहीं सरकार ने राज्यपाल से झूठा भाषण दिलवाया। झारखंड के पत्रकारों को स्वास्थ्य बीमा नहीं दिया जा रहा, और इसको लेकर के सत्ता पक्ष के भी विधायक, विपक्ष के विधायक भी प्रश्न उठाते हैं। ऐसो भी मैंने मुख्यमंत्री से यही बात कहा कि पत्रकार हितों के मुद्दे को कब तक आप लागू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम करेंगे, कब करेंगे उन्होंने डेडलाइन नहीं दी। तो आज हम लोगों ने ये धरना दिया, ये पत्रकार सुरक्षा कानून, पत्रकार पेंशन योजना, स्वास्थ्य बीमा योजना, आवास योजना, पत्रकारों के लिए जो मान्यता प्राप्त समिति का गठन, इन मुद्दों को लेकर हम लोगों ने आवाज़ उठाई है। और एक डेडलाइन सब पत्रकारों ने, झारखंड के समस्त पत्रकारों की ओर से, कोई एक संगठन नहीं ये कह रहा, ये प्रेस क्लब के अध्यक्ष हैं यहाँ कोई दूसरे संगठन के भी हैं, जो के है, BSPS के तमाम पत्रकार संघ की तरफ से ये 31 मार्च तक का समय हम लोगों ने दिया है सरकार को, झारखंड की सरकार को। 31 मार्च तक इन लंबित मांगों को अगर आप नहीं मानते हैं, हम मजबूर होंगे। हम क्या करें, हम कपड़े उतार करके सड़क पर तो नहीं आएंगे। जो कानून का जो रास्ता है, हम हाई कोर्ट में जाएंगे और PIL दर्ज करेंगे। इसके बाद हाई कोर्ट से गुहार लगाएंगे कि क्या आप मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मानते हैं या नहीं। क्योंकि आपने देखा होगा पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट के जज भी जब संकट में आए तो अपनी बात मीडिया के माध्यम से ही रखे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए कि जुडिशरी, मतलब न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, इसको लेकर देखें तो चारों चीज, तीनों जो स्तंभ है, उस पर आईवाज की भूमिका में हम कब तक मलते रहेंगे। झारखंड में मर रहे हैं, बिहार में मर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में मर रहे हैं हमारे पत्रकार साथी, झूठे मुकदमे हो रहे हैं, पत्रकारों पर यौन शोषण का झूठा आरोप लगा दिया जा रहा है, किसी को कोयला चोर बताया जा रहा है, किसी को इस तरह से मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। और अधिकारी इस तरह से आप जान रहे हैं, वरीय अधिकारी जान रहे हैं। DGP ने खुद मौखिक रूप से कहा कि नहीं, गलत हुआ। DGP के बाद को यहाँ झारखंड के SP नहीं मान रहे हैं। क्यों क्या लगता है इसमें कि जो सरकार है झारखंड की, जो पुलिस प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो खासकर जो हमारे चौथा स्तंभ है पत्रकार भाई लोग, उनके ऊपर में दोहरी नीति अपना के मुकदमा दायर कर रहे हैं, उनको अलग अलग मामलों में फंसाने का प्रयास करते हैं ताकि वो आवाज को उठा ना पाए। मैं कहूँगा कि प्रशासनिक अधिकारी सबको नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कुछ प्रशासनिक अधिकारी ऐसे जरूर हैं जो सरकार को, विशेषकर मुख्यमंत्री को भी दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं और आउट ऑफ कंट्रोल है। आउट ऑफ कंट्रोल मतलब एक सिस्टम काम करता है। थानेदार कुछ गलती करता है तो SP बोलते हैं, SP की गलती होती तो DIG और IG की तरफ बात जाती है, IG होती है DG तक हम लोग जाते हैं, मुख्यमंत्री तक अपनी बात को रखते हैं। मुख्यमंत्री का कोई आदेश ना माने, DGP का कोई आदेश SP नहीं माने, तो ऐसे SP पे कार्रवाई क्यों नहीं होती। लातेहार SP की पर मैं बात करूंगा, जो एक पत्रकार को झूठे मुकदमे में इन्वॉल्व करता है। मैं कोडरमा में बात करूंगा, उस थानेदार पर क्यों कार्रवाई नहीं होती है जो एक निर्दोष पत्रकार पिंटू पांडे को जानते हुए भी वो निर्दोष है। क्योंकि आपके खिलाफ भी क्या कोई SP के खिलाफ झूठा मुकदमा अगर लिखित मिल देगा तो क्या SP की गिरफ्तारी हो जाएगी, या कोई विधायक के ऊपर देता है या मंत्री पर देता है तो क्या थानेदार जाके गिरफ्तार कर लेते हैं कि पहले उसकी जांच होती है। मैं यही कह रहा हूँ, ऐसा नहीं कि पत्रकार से गलती नहीं हो सकती। आप एक व्यवस्था बनाइए ना, मुजरिम थोड़ी हैं, वो भाग थोड़ी जा रहे हैं कि वांटेड हैं। जो आप एक वांटेड अपराधी को तो पकड़ नहीं पाते हैं, और पत्रकारों को तत्काल जाते हैं, भाई निरीह प्राणी है, गरीब पत्रकार है, कहाँ जाएगा। इसको लेकर के आप जाते हैं और उसको गिरफ्तार करके जेल भेज देते हैं। उसके परिजनों का क्या होता है। तो सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है झारखंड के लिए कि यहाँ कोविड में पत्रकारों की जिनकी जो मौतें हुई हैं, उनके परिजनों के क्या हाल पूछने वाला कोई नहीं है। जहाँ उत्तर प्रदेश की सरकार, मैं नहीं कहूँगा किसी विशेष पार्टी या दल से पत्रकार नहीं होते हैं, लेकिन योगी जी ने एक उदाहरण पेश किया 10-10 लाख रुपए दे करके, जो कोविड में जान गंवाने वाले पत्रकार थे। आपने क्या किया। आप सदन में कहते हैं मेरे पास संख्या बल नहीं है, तो भैया आप हमसे मांग लो, प्रेस क्लब है उनसे मांगो, पत्रकारों की यूनियन उनसे मांगो, आपके DPR है उनसे मांगो। क्यों नहीं है आपके पास आंकड़े, यानी आपका सिस्टम फेल है या फिर पत्रकारों की आपकी नज़र में कोई अहमियत नहीं है। इसके लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है ये। हम हाई कोर्ट आ रहे हैं, जरूरत पड़ेगा तो हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र से BJP उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि ममता बनर्जी फिर एक बार हारने वाली है। इस भवानीपुर सीट से उन्होंने कहा है कि मैं जीतूंगा।
जी फिर एक बार हारने वाली है। इस सीट में नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद जिसका पास है, भाजपा प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी जीतेगा। यह कमल खेलेगा। ममता बनर्जी बंगाल की चीफ मिनिस्टर है, कोई इंडिविजुअल नहीं है, उनका इंडिविजुअल लड़ाई नहीं है। ये पूरा जो 15 साल बंगाल का बर्बाद करने के लिए लीडरशिप जो दिया, चीफ मिनिस्टर दिया, इसलिए टीएमसी और चीफ मिनिस्टर को हराना बहुत जरूरी है। क्या है पता नहीं, मैं मेरा काम कर रहा हूँ। आज पहले दिन 1 घंटा में जितना रिस्पांस मिल गया, आने वाला जितना दिन तक चुनाव नजदीक आएगा, अब देख लेना किस तरीके से जनता उमड़ पड़ेगा। केवल भाजपा कार्यकर्ता नहीं, जनता भी आगे आ जाएगा। जनता को सब यहाँ मुझे गाड़ी से उतर के बोल रहा है, दादा हम लोग अच्छा नहीं है, ये परिवार इतना अत्याचार करता है, पुलिस को इतना अत्याचार यूज करता है, हम लोग को बचाइए आप। इसमें हिंदू मुसलमान सब है, सब लोग पीड़ित है यहाँ। आपका प्रचार चैत्र नवरात्रि में शुरू हुआ। आज हिंदू नववर्ष है, मैं हिंदू हूँ। उनका प्रचार ईद के बाद क्यों शुरू हुआ? उनकी पूछिए, उनका जो हाई अपीजमेंट पॉलिटिक्स है, वो मुसलमान का तो भला नहीं किया, नौकरी नहीं दिया, उनका डेवलपमेंट नहीं किया, लेकिन अपीजमेंट पॉलिटिक्स तुष्टीकरण की करता है। और तुष्टीकरण के साथ ममता बनर्जी ने अपने वोट बैंक को मजबूत करने का कोशिश करता है। যারা দেশের প্রধানমন্ত্রীকে বহিরাগত বলে তারা শুভেন্দু অধিকারীকে বহিরাগত বলবে, এটা স্বাভাবিক। তা আমার বাড়ির লোক স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিলেন, ব্রিটিশের জেলে ছিলেন, লেট বিপিন অধিকারী। আমার সার্টিফিকেট এই ছিন্নমূল তোলামূলকে দিতে হবে না। कहाँ देखिए, कहाँ दिखाइए ना, झूठा प्रचार मत कीजिए। यहाँ सुबह से 8-10 टीएमसी कार्यकर्ता घूम रहा है, मैं आने का पहले भाग गया है। ये सब झूठा बात मत प्रचार कीजिए। आप जितना रेस्पॉन्स अपना कैमरा में दिखाना, उसको दिखाने का कोशिश कीजिए। ममता बनर्जी को खुश करने का मत कोशिश कीजिए। बंगाल को बर्बाद करने वाला ये सरकार है, ये टीएमसी सरकार है, उनका मुखिया ममता बनर्जी है। उनको उखाड़ फेंकने का काम जनता करेगा, पूरा राज्य में करेगा और यहाँ ये धरती में भी होगा। ये सीट बीजेपी जीतेगा, शुभेंदु अधिकारी जीतेगा, 25,000 से ज्यादा मार्जिन होगा, मान के चलिए, रिकॉर्ड करके। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।